हाँ हाँ। चलिए, पेपर डिस्कस कर लिया जाए थोड़ा सा। कुछ डाउट्स थे आपके, उसको क्लियर कर। चलो, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन क्या है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन लिखी हुई है आपकी ए बी प्लस टू सी। ठीक है। इनिशियल प्रेशर इज पी नॉट, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो इसका जो प्रेशर है वो है पी। तो ये 0 0 होगा। तो इधर क्या होगा? पी नॉट माइनस एक्स एक्स, और ये क्या होगा? 2x। क्लियर? एक्स मूल टूटा, इधर एक्स और कोफिशिएंट 2 है तो 2x। ये तो क्लियर। अब पूछा क्या है? देयर आफ्टर टाइम टी प्रेशर इज पी। अच्छा, टी बराबर 0 पे ये है और ये टाइम टी पे है। और हमसे कह रहा है कि टी टाइम पे जो प्रेशर है टोटल वो पी है, मतलब जो आपका पी डी है टोटल, वो पी के बराबर है। तो ये क्या होगा? क्या करेंगे, इन सबको क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x, क्या होगा? एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई पी नॉट प्लस 2x। डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू आएगी, बताओ कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी p माइनस पी नॉट बाई 2। पूछा क्या हमसे? रेट कांस्टेंट। ठीक, हमसे पूछा है रेट कांस्टेंट। क्या फार्मूला है? 2.303 अपॉन टी। करेक्ट। लॉग क्या होता है? इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। रिमेनिंग क्या है? पी नॉट माइनस एक्स, यही तो है रिमेनिंग। ये एक्स की वैल्यू आ चुकी, इसी को लाके यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2.303 बाई टी, लॉग बेस 10 होगा। पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस, क्या करोगे? पी माइनस पी नॉट, पी माइनस पी नॉट बाई टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, टू ऊपर चला जाएगा, 2 पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस हो जाएगा 3 पी नॉट माइनस पी। तो क्या आ गया फाइनल? 2.303 बाई टी। टू गया ऊपर, हो गया 2 पी नॉट अपॉन 3 पी नॉट माइनस पी। ये आपका फाइनल है। देख लो। करेक्ट। चलो, अगले पे आते हैं। इसको आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें। अगला मुझे लग रहा है तुम्हें कौन सा पूछा हो? आ गया। 63। 63 था। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, हमारी रिएक्शन क्या है? हमारी रिएक्शन है 2NO प्लस O2। क्या बनाया? 2NO2। और हमारी जो मैकेनिज्म है दो स्टेप में हो रही है, NO प्लस NO। इधर क्या बनना है? N2O2। दूसरा क्या है? N2O2 प्लस O2। क्या फॉर्म हो रहा है? 2NO2। और ये स्टेप कह रहा है स्लोवेस्ट स्टेप। हमसे पूछ रहा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमारी मेन रिएक्शन ये है और ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन की तो पता है। रेट कौन डिटरमाइन करता है? स्लोवेस्ट स्टेप। तो रेट यहाँ से लिखा जाएगा। एक रेट क्या होगा बताओ? के टाइम्स क्या लिखेंगे? N2O2 और साथ में, करेक्ट,
तो हमें जो हमारी जो मेन रिएक्शन है उसको देखो। मेन रिएक्शन में हमारा जो रिएक्टेंट वो एनो है और O2 है। तो हमारी जो रेट ला होनी चाहिए, रेट ला में भी सिर्फ इसी दो के फॉर्मेट में होना चाहिए। O2 तो है ठीक, लेकिन ये आ गया, इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो ये कहाँ से हटेगा? यहाँ पे के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमें इसका के दिया हुआ है कुछ, इसको हम K1 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ तो मत दिया है। तो यहाँ पे से हमें किसको हटाना है? N2O2 को। हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? के, ये इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दो बार एनो है तो क्या हो जाएगा? एनो का स्क्वायर। यहाँ से N2O2 की वैल्यू फाइंड होके आएगी। N2O2 क्या आएगा? के इक्विवेलेंट एनो, एनो का स्क्वायर। इसको उठा के लाके यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमारा रेट आ जाए। तो हमारा जो रेट ये स्लोवेस्ट से लिखा जाएगा और वो कंसंट्रेशन हटाना पड़ेगा जो इस मेन रिएक्शन के कंसंट्रेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा रेट जो बनेगा, आपको पता है ये के है और ये के है, दोनों कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होके कोई कांस्टेंट ही बनाएगा, K1 मान लेते हैं। N2O2 की जगह क्या रखना है? एनो का स्क्वायर आया और साथ में O2 आया। अब देख लो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनो। एनो के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो ओवरऑल पूछा जाएगा तो ओवरऑल ऑर्डर है 3। ठीक है, शायद यही पूछा है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 65, ये थ्योरी का क्वेश्चन। कहता है कैटलिस्ट डज नॉट एल्टर्स द गिब्स एनर्जी। आपको पता है कैटलिस्ट ना तो इंथैल्पी में कोई चेंज लाएगा, ना एंट्रोपी चेंज होगी, ना गिब्स एनर्जी चेंज होगी, ये चेंज नहीं होता। आपको पता है तो पहला तो सही है। कैटलिस्ट कैटेलाइज द स्पॉन्टेनियस ना, कैटलिस्ट जो होता है वो सिर्फ कैटेलाइज करेगा किसको? कैटलिस्ट सिर्फ कैटेलाइज करता है कौन से रिएक्शन को? ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। चलो, 67 तो आसान था, वहां डायग्राम बना हुआ है आपके सामने। आपको पता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है देन रिएक्टेंट। आपको पता है अगर वो एक्सोथर्मिक है तो उसका डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज निगेटिव आएगा। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या आता है उसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच तो निगेटिव आता है। वो ऑप्शन देख लो। और आपको पता है इंथैल्पी चेंज का फार्मूला होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो ऑप्शन में देख लो, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? ए, और बैकवर्ड की कितनी है? A+B। आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -B। वैसे भी माइनस में ही आना था, आपको पता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच तो नेगेटिव ही आना है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो क्लियर हो जाता है इससे। चलो क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। 70 तो ग्राफ है। आपको पता है के का फार्मूला क्या होता है बताओ? 2.303/T log बेस 10 A0/A, मतलब वहां पे R0/R लिखा है, कोई मसला नहीं। हमें इसका ग्राफ पूछा है, किसके साथ? टी के साथ। टी जाएगा इधर, बताओ log बेस 10 A0/A का वैल्यू क्या होगी? KT/2.303। ये आपका है y और ये है आपका स्लोप m। y बराबर हो गया mx। y बराबर mx का ग्राफ कैसा होता है? आपको पता है ग्राफ लीनियर होगा, करेक्ट। देख लो, ग्राफ होगा लीनियर, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? रिएक्शन है क्या? ए से क्या बना? ए से फॉर्म हुआ है 2B+C। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है विद पी और ए।
पी और ए से वो स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, और प्रेशर दिया हुआ है। अच्छा, इनिशियल प्रेशर क्या मान लें इसका, पी नॉट। तो ये 0 0 होगा। कह रहा है 10 मिनट बाद ये टी बराबर 0 पे, हमें नहीं पता, हमें इनिशियल प्रेशर पी नॉट मानना पड़ेगा क्योंकि वो मेंशन नहीं। टी बराबर 10 मिनट पे, 10 मिनट पे प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर 10 मिनट पे होगा कितना, ये होगा पी नॉट माइनस एक्स मान लेते हैं। अच्छा, पी नॉट माइनस पी नॉट, चलो ये पी होगा, इसको ब्रेक कर लो, ये 2 पी होगा और ये पी। कह रहा है 10 मिनट पे जो टोटल प्रेशर है वो क्वेश्चन में गिवन है 160 है, मतलब इन तीनों का जो सम होगा वो 160 के बराबर है। अगर इन तीनों को ऐड करोगे पी नॉट क्या आएगा, ये माइनस पी से ये प्लस पी चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी नॉट प्लस 2 पी, इसकी वैल्यू दी है 160। अच्छा, इसको बाद में लिखेंगे, पहले नीचे भी लिख देते हैं क्योंकि एक रिएक्शन और लिखिए, इनफाइनाइट पे भी लिखा हुआ है। इनफाइनाइट पे क्या होता है, जीरो। जीरो तो मान लेते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। 2 पी नॉट और यहाँ पे क्या होगा, पी नॉट। फाइनली इनफाइनाइट पे जाके ऐसे, क्योंकि हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, मतलब वो इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा। अब बताओ, हमें दो का, इस पे भी टोटल प्रेशर दिया हुआ है और इस पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है। चलो, इसका वाला टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, टोटल प्रेशर 160। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा पी नॉट प्लस 2 पी, और पी नॉट, अच्छा, और इनफाइनाइट पे दिया हुआ है, इनफाइनाइट पे इसको पूरे को ऐड करो। इनफाइनाइट पे कितना दिया है, 240। इन तीनों, इस पूरे को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 3 पी नॉट। पता है 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 80। मतलब इनिशियल प्रेशर आपको पता चल गया कितना, पी नॉट 80 है। और पी नॉट 80 यहाँ रखोगे तो पी आ जाएगा, बताओ कितना आएगा, 80 रखोगे उधर जाके माइनस होगा तो हमारा 2 पी आएगा। 2 पी कितना आएगा, 80 माइनस होगा तो 80 बचेगा, तो पी आएगा 40। पी आ गया 40। चलिए, अब आते हैं ऑप्शन। मेरा इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज 80 mmHg, वो mmHg में दिया है प्रेशर। और देखो इनिशियल प्रेशर कितना था, पी नॉट, और कितना आया, 80 mmHg। ये तो करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा। मेरा रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, बात सही है, रिएक्शन तो बहुत इनफाइनाइट टाइम, मतलब रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी ही नहीं, बात सही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 10 मिनट इज 40 mmHg। अच्छा, आफ्टर 10 मिनट कितना है प्रेशर, पी नॉट माइनस पी है, और पी नॉट कितना आया आपका, 80 माइनस, और पी कितना आया, 40। तो 10 मिनट बाद जो प्रेशर बचा वो 40 mm, ये भी सही, ये भी सही है। कह रहा रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 1.693। इसका मतलब यही गड़बड़ है, इसका मतलब बाकी तीनों सही है, तो एग्जाम में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया कि तीन सही तो चौथा ही रॉन्ग। हम तो अभी तो सॉल्व करेंगे लेकिन एग्जाम में नहीं करना है, कि आपको पता चल गया ना तीन सही है तो वही रॉन्ग होगा। ए की वैल्यू क्या होती है बताओ, 2.303 अपॉन टी, ठीक है। टी कितना है, 10 मिनट, 10 × 60, हमें सेकंड में दिया है ऑप्शन, किस में दिया है, सेकंड में ही दिया हुआ है ना शायद। कौन सा क्वेश्चन तो भाई, अच्छा मिनट में ही दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, तो 10 × log A0। A0 कितना था, P0, P0 कितना था, 80, और अपॉन रिमेनिंग आफ्टर 10 मिनट, P0 माइनस P0 80 माइनस 40 कितना आएगा, 40, ये हटा दो। log 2 होता है 0.3, 0.3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.69, 0.69 अपॉन 10 आएगा 0.069 मिनट इनवर्स। तो देखो, और ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 1.69, देखो यही तो रॉन्ग है, करेक्ट। चलो आगे बढ़े, देख लो अगला क्वेश्चन है। हाँ ठीक, 73 वाला, 73 है क्या, N2O5, क्या है, N2O5 क्या बनाया, 2NO2 प्लस
2NO2 प्लस half O2. Here in a constant, no products were present initially. The final pressure of the system when 50% of the reaction gets completed. कह रहे जब 50% रिएक्शन कंप्लीट होगा, इनिशियल पी नॉट मानते हैं, इसको जीरो मानते हैं, इसको जीरो। पूछा है फाइनल प्रेशर बताओ जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए। चलो ये टी बराबर जीरो पे रिएक्शन था, मतलब आफ्टर टाइम टी। हमने माना है कि आफ्टर टाइम टी आधा कंप्लीट हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? पी नॉट माइनस पी, यहाँ लिखेंगे 2p और यहाँ आएगा p/2। कोफिशिएंट 2 है ना यहाँ हाफ। अब वो क्या कह रहा है, रिएक्शन कितना हो जाए। अच्छा बताओ टोटल प्रेशर कितना आएगा, टोटल प्रेशर सबको ऐड कर दो। पी नॉट माइनस पी प्लस 2p प्लस p/2। सॉल्व करोगे तो आएगा पी नॉट प्लस पी से पी गया, कितना आया 3p/2। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि रिएक्शन 50% कंप्लीट हुई। 50% का मतलब ये प्रेशर पी नॉट से घट के p0/2 हो गया। मतलब इसकी वैल्यू टोटल p0/2 के बराबर है। p0/2 कब आएगा, जब ये p0/2 होगा, तभी ना p0 माइनस p0/2 p0/2 आएगा। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली वो p दिया हुआ है कि आधा बचा, आधा टूट गया तभी तो आधा बचेगा। p की वैल्यू यहाँ रख दो, p0/2, p0 प्लस 3/2 और p की जगह रखना है p0/2। 4p0 प्लस 3p0, 7p0/4। ये फाइनल आंसर है ऑप्शन। सही है, देखो 7/4 टाइम्स आया किसके, इनिशियल प्रेशर। देख लो, करेक्ट करेक्ट। हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 74 वाले क्वेश्चन में क्या है, 74 वाले क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ए टू प्लस बी टू टू ए बी है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की दी है, तो पहले डेल्टा एच निकाल। डेल्टा एच क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। फॉरवर्ड का दिया है 180, बैकवर्ड का दिया है 200। डेल्टा एच आ रहा है -20, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल। चलो ऑप्शन पे आते हैं, कह रहा है कैटलिस्ट डज नॉट एल्टर्स द गिब्स एनर्जी। पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, पहला ही तो करेक्ट मिल गया, तो एग्जाम की चेक नहीं करना, वो घर आके चेक करना। कैटलिस्ट डज नॉट एल्टर्स द गिब्स एनर्जी चेंज, पहला तो एकदम करेक्ट और करेक्ट ही पूछा, तो बताया ना। कैटलिस्ट ना तो गिब्स एनर्जी बदलेगी, ना एंथैल्पी ना एंट्रोपी कुछ। इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन नहीं, इंथैल्पी चेंज -20 आया, उसने +20, रॉन्ग। कैटलिस्ट कैन कॉज नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, कैटलिस्ट ओनली कॉज टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो कैटलिस्ट, देखो इस दो चीजें, कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन को सेम एक्सटेंट से घटाता है, उसका इफेक्ट सेम आता है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो बैकवर्ड रिएक्शन हो, वो सेम रेट से क्या करेगा उसको। हाँ, कैटलिस्ट का इफेक्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे सेम रहता है, ना कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कैटलिस्ट सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फॉरवर्ड करेगी, पॉज करेगी, उस पर इफेक्ट आएगा। इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस पे इफेक्ट नहीं करेगी वो। इसका मतलब तीसरा भी रॉन्ग। इन तेरा इंथैल्पी चेंज फॉर द कैटालाइज्ड रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। नहीं, ये भी तो रॉन्ग ही हो गया। ये भी तो क्या, ये भी तो रॉन्ग है। इंथैल्पी चेंज कह रहा है कैटालाइज्ड रिएक्शन की डिफरेंट होगी फ्रॉम अनकैट, नहीं इंथैल्पी चेंज तो वही रहेगी। कैटलिस्ट इंथैल्पी पे कोई फर्क थोड़ी डालेगा, तो ये भी रॉन्ग हो गई ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, और आपको पता है डीके कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट दोनों में फर्क है। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जबकि डीके कांस्टेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। किसके, डीके कांस्टेंट आता था फिजिक्स में, जब मॉडर्न फिजिक्स न्यूक्लियाई में आता है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर, ये भी क्या होता है,
पीके कांस्टेंट जो होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। समझ गए? तो याद रखेंगे। और कौन सा है? और है क्वेश्चन नंबर, कौन सा 79। क्या कह रहा है? कह रहा है A2 है, A2 से फॉर्म हुआ B+C/2। कह रहा है सोज इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 mmHg टू 120 mmHg। इनिशियल प्रेशर कितना था? 100। कितना हो गया? 0 0। ये T बराबर 0 पे। कह रहा है 5 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? 5 मिनट। कह रहा है ये प्रेशर 120 हो गया। कितना हो गया? नहीं 120 नहीं भाई, टोटल 120 हुआ, तो ये कितना हुआ होगा? 100 ये पी नॉट था, 100 - P, ये पी और ये P/2। डायरेक्ट देख लो, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हो ना, ऐसे ही करते हो ना। अब इसकी टोटल वैल्यू दी है, इन तीनों को ऐड करो। क्या करो? इनकी टोटल वैल्यू कितनी दी है? 120। चलो इनको अगर मैं ऐड करूंगा, -P+P कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 100 + P/2। और ये किसके बराबर कह रहा है? 120 के। 100 जाके माइनस हो जाएगा, 20 बचेगा, 20 × 2 = 40। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो ये 100 था, बचा कितना? 100 - 40 कितना बचा? 60। अब हमसे पूछा क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस? रेट ऑफ डिसअपियरेंस का फार्मूला इसका A2 का हमसे पूछा है, -dA2/dt। रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है? चेंज इन प्रेशर। मतलब हमें चाहिए डेल्टा P/डेल्टा T। जितना चेंज आया, चेंज कितने का आया? पहले 100 था, अब 60 है। पहले 100 था, अब 60 है, तो चेंज कितने का आएगा? तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 100 या 40 लिख लो। 100 - 60/5 कितना आएगा? 40/5 कितना आ रहा है? 8। समझ गए? ये आपका आंसर mmHg/मिनट आ गया। चलो देख लो, आगे बढ़ते हैं। शायद एक क्वेश्चन नंबर और है जो तुम्हें शायद ना समझ। 81 ही बता देते। 81 केमिकल काइनेटिक्स का नहीं है, सोल्यूशन का है। कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल डिसॉल्व हुआ 1 kg वाटर में, KF इतना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 7 केल्विन है। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फेनॉल डेट डाइमराइज। फेनॉल डाइमर बना, मतलब उसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं। हमें पता है कि हमें पहला क्या निकालना पड़ता है? आई। क्योंकि हमें पहले आई निकालना पड़ेगा कि डेल्टा TF I × KF × M, यही ना। डेल्टा TF आपको दिया हुआ है 7 केल्विन, आई दिया है KF की वैल्यू 14 है। मोलेलिटी क्या होती है आपको पता है ना? मोलेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। चलो मोल निकालो, 72.5। फेनॉल है, फेनॉल, फेनॉल में है क्या? C6 है, H6 है और O है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 72 + 6 + 16 ऑक्सीजन है ना। कितना है? 78 84 30 84 94 आ रही। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 ही kg है, तो केजी में ही रखते हैं, तो 1 ही kg दिया हुआ है। चलो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 2 ये जाएगा इधर, 94/2 कितना आया? 145। ये आ रहा आई। क्या लग रहा है? 6 × 4 = 24, 6 × 9 = 24। हम्म, कितना आता हुआ दिख रहा है आपको? क्या लग रहा है? कितनी वैल्यू आ रही है? अगर इसको 95 ले लो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। एग्जाम में थोड़ा बहुत आसपास एडजस्ट किया जा सकता है।
5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 29 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे अप्रोक्स में, इसको 20, इसको 30, मतलब मुझे लग रहा है आई की वैल्यू 0.6 के आसपास आ रही है या 0.65 के आसपास। इसी को लेके मैं सॉल्व करूँ, मुझे पता है अल्फा का फार्मूला क्या होता है, ये क्या बना रहा है, ये एसोसिएशन हो रहा है, मतलब वो डाइमर बना रहा है। एसोसिएशन का फार्मूला क्या होता है, 1/n-, यही ना। और अगर ये टूट रहा होता है तो n-, अल्फा का फार्मूला ही क्या होगा। चलो अल्फा हमें चाहिए, हमें अल्फा ही पूछा है शायद। चलो आई की वैल्यू आ गई, कितनी बताओ। आई की वैल्यू है 0.65 -1, 1/n, टाइमर बना रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल जोड़ रहे हैं तो n की वैल्यू दो, मतलब ऊपर भी माइनस में आएगा नीचे भी माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 0.35 और नीचे आएगा हाफ, हो गया ऊपर आया 0.7। 0.7 का मतलब आपको पता है 70%, कितना परसेंट, 70%। ऑप्शन देख लो आप, करेक्ट क्या है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। एक और क्वेश्चन है, इसका फार्मूला बता देते हैं, बताए अगर दो टाइम पे अलग अलग क्या दिए हुए रेट दिए हो तो फार्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या होता है T2 माइनस T1 लॉग बेस 10, कंसंट्रेशन कितना है पहले का 0.06 R1/R2, R2 कितना है 0.0, इसको आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। T2 आपको दिया है 20, T1 दिया है 10, रखोगे और सेकंड में पूछा है तो यहाँ पे इंटू 60 कर दोगे क्योंकि सेकंड में पूछा है, तो ये 10 आएगा, 10 इंटू 60 करोगे क्योंकि वो सेकंड में पूछा है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बता देते हैं, एक दो और हैं जो आपके डाउट्स थे। 84 अमोनिया है, अमोनिया की रिएक्शन लिखो, 2NH3 मेरा डिकम्पोज हो रहा है प्लेटिनम सरफेस पे, जीरो वाटर काइनेटिक्स को फॉलो करता है एट हाई प्रेशर, पता है ना आपको, आपने एग्जाम्पल लिखा होगा। तो क्या बनेगा N2 प्लस 3H2। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, के दिया हुआ, आपको पता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो रेट होता है वही रेट कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जो रेट कांस्टेंट दिया वो इनडायरेक्टली वो रेट दिया हो। आपको पता है रेट का, इसका रेट कैसे लिखा जाएगा बताओ, आपको पता है -12 लिखा जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया इक्वल डी ऑफ N2 प्लस में लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस क्योंकि फॉर्म हो रहा है प्लस 1/3 टाइम्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ dt, ऐसा कुछ होगा। तो हमसे क्या पूछा है, प्रोडक्शन ऑफ N2, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ N2 रेट के बराबर है, देख लो इसका मतलब रेट कांस्टेंट के बराबर है, और प्रोडक्शन ऑफ H2 क्या होगा, 3 जाके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा रेट से। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा हूँ, 2.5 इंटू 3 7.5, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 85। 85 पूछ रहा है, आपको पता है क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैरिड आउट इतना डिग्री से इफ इतना परसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एक्टिवेटेड स्टेट, आपको पता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज एक्टिवेटेड, उसका फार्मूला होता है E⁻ सो क्या बोलते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज एक्टिवेटेड, और कितना परसेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया 4 × 10⁻16% है वो, 100 से डिवाइड करोगे ऊपर 10⁻⁻2 और चला जाए, परसेंट में है ना, अरे भाई परसेंट में है, परसेंट में है तो 100 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। चलो 100 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दो पावर और बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी -18। तो दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग इस तरफ लॉग लोगे तो क्या होगा, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग बेस ही खत्म, बचा क्या -EA/RT फिर इस तरफ लॉग ले लो, लॉग बेस ही लिया जा रहा है, ध्यान देना क्योंकि यहाँ E की पावर में 4 × 10⁻18,
चलो बताओ कैसे सॉल्व करें इसको। माइनस, चलो इसको सॉल्व करो। यहाँ आएगा माइनस ये भाई आर टी, बीच आर और टी की वैल्यू रख सकते हो। अच्छा चलो पूरी वैल्यू उधर ही शिफ्ट कर, माइनस बाद में एडजस्ट कर देंगे, माइनस इधर ही रहे। आर की वैल्यू कितनी होती है 8.3। टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया 300 केल्विन। ये बेस ही है, इसको बेस 10 बनाना। बेस 10 बनाओगे तो क्या आएगा 2.303 लॉग एम इंटू एन। क्या होता है लॉग एम इंटू एन? क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। बेस 10 हो चुका है। लॉग 4 की वैल्यू बताओ 0.6। लॉग बेस 10 10 की पावर -18, तो बाहर -18 आएगा। देखो ये कितना आएगा, ये आएगा -17.4। अब ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो, अब सॉल्व करो। एक्टिवेशन एनर्जी किसमें दी है, आंसर किसमें है? आंसर है किलो जूल में है क्या? हाँ किलो जूल। ये तो तुम्हारा जूल में आया, किसमें आया है जूल में। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से क्या करना है इसको डिवाइड। थोड़ा तो सॉल्व करके देखो आंसर क्या है। इसको क्या करना है 1000 से डिवाइड। तो दो जीरो से दो जीरो हटा दो पहले ही। ठीक है ये आया 17.4। अगर मैं इस थ्री को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2.3 को मैं 2.3 मान लो, 3 3 9, 3 2 6, मतलब अप्रोक्स 7, 7 3 21, 58 के आसपास इंटू 17.4, नीचे 10 भी। अब इसको अप्रोक्स में सॉल्व करोगे शायद 100 के आसपास आएगा। 71.7 हो जाएगा। 1.7 का मतलब 17 85 17 136, हाँ 100 के आसपास आ रहा है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 100 किलो जूल के आसपास। ठीक है, अगले क्वेश्चन है 86। टू लिक्विड्स ए एंड बी है वेपर प्रेशर, उनका वेपर प्रेशर दिया है लिक्विड फेस में, सोल्यूशन फेस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी कितना दिया हुआ है 1:3। ठीक है, एज्यूम ए एंड बी फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेस। अच्छा, उनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो दिया है वाई है, वाई से डिनोट करते हैं। वाई ए अपॉन वाई बी कितना आया 4/3। और हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सोल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर, मतलब वाई बी नहीं पूछा है हमसे, एक्स बी पूछा है। बताओ वाई ए अपॉन वाई बी का फार्मूला क्या होगा। वाई ए क्या होता है, वाई ए होता है पी नॉट एक्स ए अपॉन पी टी, मतलब टोटल। पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टी, मतलब पी टी का मतलब पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी टी से पी टी हट जाएगा, पी टी से पी टी हट जाएगा। 4/3 आया इधर से। पी नॉट ए ये रेशियो आपको दिया हुआ है कितना, ये रेशियो आपको 1/3 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका आया एक्स ए अपॉन एक्स बी, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया। एक्स ए अपॉन एक्स बी का रेशियो आ गया कितना 4:1। अब बताओ हमसे पूछा किसका है, ए का कि बी का। हमसे पूछा एट द सेम टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी किसके प्रोपोर्शनल है, ए के। तो बताओ हमें पता है दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल 1 के, तो 1 अपॉन टोटल। और अगर एक्स से पूछता, एक्स से प्रोपोर्शनल है 4 के, 4/4 प्लस 1 5 ये आता। और दोनों का सम को पता है मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो एक्स बी की वैल्यू आ गई 1/5, ये आपका आंसर करेक्ट। समझ गए। एक क्वेश्चन और है तो बता देते हैं। 87, 87 कह रहा 17.4% W/V K2S आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक किसको बोलते हैं भाई? हम्म, आइसोटोनिक का मतलब जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो बराबर, मतलब I1C1 RT। ठीक है, वहाँ वॉन्ट हैव फैक्टर की बात हो रही है, कितना परसेंट टूटा बताओ। आर और टी दोनों का क्या है सेम, आर और टी पहले दिया है NaOH,
कंसंट्रेशन आपको पता है क्या होता है, मोल्स अपॉन वैल्यू मिल लीटर, याद रखो। तो दोनों के वैल्यू डब्ल्यू बाई वी में है ना, दोनों डब्ल्यू बाई वी में है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ N1 बाई वी वन इक्वल टू I2 मोल्स अपॉन V2। V1 V2 भी सेम है, क्यों? क्योंकि डब्ल्यू बाई वी है, दोनों का 100 ml लिया जाएगा। अब फटाफट सॉल्व करते हैं। कह रहा है NaOH जो है वो 100% आयोनाइज्ड हो रही है। अगर कोई चीज 100% आयोनाइज्ड होगी NaOH, तो इसका बॉन्ड ऑफ वेक्टर क्या होता है पता है ना, 1+1। किस टाइप के हैं ये? AX BY ना। तो एन फैक्टर कैसे निकलता है? X+Y से जनरली, अगर 100% टूट जाए तो 1+1 कितना आएगा? 2। इसका मोल कितना होगा? मोल मोल 4%, W/V मतलब 4 ग्राम सोल्यूट था। और NaOH है मतलब मोलार मास 40 है, ठीक। I2 निकाल लेते हैं। मोल्स, मोल्स में कितना परसेंट दिया हुआ है? 17.4% W/U मतलब 17.4 ग्राम सोल्यूट। और K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट का मोलार मास होता है 174। इसको डिवाइड करोगे आएगा 10, 0 से 0 हटा दो, 4 से 4 हटा दो, यहाँ से I2 की वैल्यू आ गई। तो कितनी आ गई? 2 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है कि परसेंटेज आयोनाइजेशन, हमसे अल्फा पूछा। अल्फा होता क्या है? I-1/N-1। आई की वैल्यू आई है 2-1, N आएगा K2SO4 का N कितना होगा बताओ? 2 पोटेशियम 1 सल्फेट कितना होगा? 3-1। 3 लिया मैंने, देख लो इधर। 2-1 इंटू 100 परसेंटेज पूछा है, तो 1/2 इंटू 100 कितना आएगा? 50%। देख लो K2SO4 का N कितना लिया जाएगा भाई? 3 ना। समझ गए? ये कुछ क्वेश्चन थे जो शायद डाउट थे, मैंने वो सब। क्वेश्चन नंबर 89 हिंदी लगा है। कह रहा हिंदी पूछा क्या? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा हिंदी ला इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। हिंदी ला तो डिपेंडेंट करता है भाई नेचर ऑफ गैस पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। हिंदी लॉ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो नेचर पे डिपेंड करता है गैस पे, ये तो इनकरेक्ट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं, प्रेशर का तो इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी। ये भी रॉन्ग। प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन। कह रहा है कि डिसोल्यूशन और कंडेंसेशन सेम प्रोसेस। आपको पता है डिसोल्यूशन क्या होता है? जनरली एंड एक्सोथर्मिक, जनरली एक्सोथर्मिक ही प्रोसेस होता है। समझ गए? डिसोल्यूशन क्या होता है? प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? जनरली एक्सोथर्मिक ही प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन में भी क्या होता है? वो चीज कंडेंस हो रही है, मतलब मान लो कोई गैस है, वो लिक्विड बन रही है, तो कंडेंस हो रही है मतलब हीट क्या हो रही है, वहां से रिलीज हो करेगा, तो वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाँ, इसका मतलब ये तो सही है। तीसरा, ड्यू टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इन हॉट वाटर एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल। नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। रॉन्ग स्टेट। ठीक है, समझ गए कि नहीं? एक क्वेश्चन और था फिजिक्स का, वो देखिए। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है और एक बाहर एक चार्ज Q1 रखा हुआ है, -Q1 है, और कह रहा है इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको पता है अगर कोई चार्ज किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर रख दिया जाए, कोई चार्ज किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर रख दिया जाए, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब उस चार्ज पे जो नेट फोर्स होगी, इस पे जो नेट फोर्स लगेगी, नेट फोर्स की बात चल रही है, नेट फोर्स तो जीरो हो। नेट फोर्स इस चार्ज पे जीरो हो, लेकिन इस चार्ज निगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब हमारी जो नेट फोर्स आएगी ड्यू टू क्यू प्लस ड्यू टू -Q1, ये नेट फोर्स जीरो है। अच्छा, नेट फोर्स जीरो। अच्छा, Q1 किधर फोर्स लगाएगा? Q1 किधर लगाना चाहिए? इस पर कितना लगाएगा फोर्स?
अगर देखोगे तो के क्यू टाइम्स Q1 बाई, अगर ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, कोई दी है क्या? चलो स्मॉल आर, हाँ स्मॉल आर तो दी है, तो आर स्क्वायर यही होगी। इसका मतलब ये है ड्यू टू फोर्स माइनस क्यू। किधर है? राइट डायरेक्शन में। किधर है? मतलब हमारा नेट फोर्स तो जीरो आना है, ये वाली फोर्स है ये, तो ये वाली फोर्स, ये फोर्स राइट में लग रही है, तो ये फोर्स कहाँ लग, उतनी ही लगेगी जितनी ये किधर, लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि ये राइट में लग रही है, तो इसको कहाँ लगना पड़ेगा? लेफ्ट। समझ गए? तो सेकेंड क्वेश्चन। चलो बाकी तो हो ही गया होगा सब। है 29। एक कौन सा है? 29। 29 है कि गॉस लॉ इज मेनली यूजफुल इन फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे जो गॉस लॉ है वो अप्लीकेबल होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, लेकिन उसने कहा कि मेनली, वहां मेनली लिखा है, मेनली का मतलब ये यूजफुल जनरली होता है किसके लिए? सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए। अगर कोई सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस है तो जनरली उसके लिए हम यूजफुल कर होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। एप्लीकेबल तो होता है सभी सरफेस के लिए, लेकिन उसने कहा है कि गॉस लॉ इज मेनली यूजफुल, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें क्या बताना पड़ेगा? सम सिमेट्रिकल सरफेसेस, ठीक है, क्लोज सरफेस होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर एक और है 22। स्प्रिंग मास सिस्टम है, आपको पता है स्प्रिंग मास सिस्टम में जो टाइम पीरियड का आपने फार्मूला पढ़ा था, टाइम पीरियड 2 पाई m/k इक्वेलेंट, आपने पढ़ा है कि ये जी के इंडिपेंडेंट होता है, ये जी पे डिपेंड नहीं करता। स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ जी होता है, इसका मतलब टाइम पीरियड टी ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? वो ग्रेविटी के क्या होता है? इंडिपेंडेंट। ये था हमारा सारा